नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव की, जहां दूसरे फेज की आज वोटिंग हुई है और जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं उन स्थितियों में लगता तो ऐसा है कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है, लेकिन श्रीनगर की जहां तक बात करें, श्रीनगर में वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहा है। तो श्रीनगर जो है वो वैली का गढ़ है और अलगाववादियों का भी गढ़ रहा है। श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज का कम होना कुछ और दर्शा रहा है। तो ये क्या वजह रही है? 370 कटने के बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें तो लग रहा था कि वोटिंग अच्छी जानी चाहिए, लेकिन सबसे कम 27% की वोटिंग आज वहाँ हुई है सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आज 6 जिलों की 26 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इसमें लगभग ये मतदान 60% के आसपास मतदान हुआ है। यदि प्रिसाइज बात करें तो 59.38, तो करीब 60% मान सकते हैं, क्योंकि देर रात तक और जो रुझान है वो भी दिखाई, कुछ जो पेटियां हैं ईवीएम की वो आती भी हैं। तो कल सुबह तक जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2-3% और इसमें बढ़ेगी। तो यदि पिछले चरण की बात करें जो कि 18 सितंबर को हुआ और 7 जिलों की 24 सीटों के लिए मतदान हुआ था पिछले चरण का, तो इसमें 61% का टर्नआउट था वोटर्स का। लेकिन यदि हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में वोटिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई जमाने थे जब वोटर जाते नहीं थे और स्थिति, हालांकि खाड़ी की स्थिति, वैली की स्थिति जो है वो 27% की आज भी उस तरह की तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को वोटिंग के लिए रुझान पैदा करना एक चुनौती तो थी, लेकिन चुनौती ये सामने है आपके। रियासी जो सीट है वहाँ करीब 72% के साथ ये टॉप पर है। तो ये वहाँ के कुछ आंकड़े, रियासी का जो इलाका है उसी से फिर बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बनी है। लेकिन अब यदि हम बात करें टोटल 90 विधानसभा सीटों की जम्मू कश्मीर की, तो 3 चरण में चुनाव तय है। उसमें 18 सितंबर को पहला चुनाव हो चुका है, आज दूसरा चरण था और अब 1 अक्टूबर को तीसरा चरण है, जिसमें 40 सीटों के ऊपर मतदान होना है। तो वो बड़ा चंक रहेगा, 40 सीटें रहेंगी उस दिन 1 अक्टूबर को। तो देखने वाली बात ये रहेगी उस दिन क्या कुछ होता है वहाँ पर। और यदि हॉट सीट्स की बात करें तो वहाँ एक परिवार जो सबसे बड़ा परिवार है उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, शेख अब्दुल्ला का परिवार है। और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो आज उनके गांदरबल विधानसभा का भी चुनाव, आज मतदान था। गांदरबल वैसे बेसिकली शेख अब्दुल्ला के खानदानी सीट रही है। उमर अब्दुल्ला के जो दादा थे शेख अब्दुल्ला, उनकी सीट रही है और ये 70s में ये तय हो गया था कि ये सीट उनके परिवार की है, वहाँ से ये जीतते हैं। उसके बाद 4-5 बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीते, इसके बाद उमर अब्दुल्ला वहाँ से लगातार हैं। लेकिन इस बार चुनौती कड़ी है। गांदरबल में इस बार उनके सामने उन्हीं की पार्टी से जीते हुए, 2014 में उन्हीं की पार्टी से जीते हुए एक उम्मीदवार सामने है। तो ये बड़ी टक्कर का मामला है गांदरबल में। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के शेख इशफाक जब्बार जो 2014 में उन्हीं की पार्टी से एमएलए बने थे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो परंपरागत वोटर्स हैं वो जब्बार के साथ भी हैं। तो इस बार जब्बार मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस के यदि वोटर्स की बात करें, क्योंकि कांग्रेस और एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला की पार्टी, वो अलायंस में है, गठबंधन में है। तो यदि उन दोनों की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी भीतरघात की स्थिति है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के गांदरबल के जो अध्यक्ष रहे हैं वो साहिल फारूक भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला के लिए दोनों अपने दल से भी और कांग्रेस जो अलायंस दल है उससे भी चुनौती है। और उमर अब्दुल्ला को जो सबसे ज़्यादा चुनौती है वो एक कट्टरपंथी जो नेता है, जो बुरहान वानी का समर्थक है, सर्जन अहमद बरकती, ये जेल में है और जेल से चुनाव लड़ रहा है। ये बात अलग है कि बारामूला से जब लोकसभा का चुनाव उमर अब्दुल्ला ने लड़ा था 2024 के इसी साल के लोकसभा चुनाव में, तो बारामूला चुनाव में उनको जेल में बैठे हुए इंजीनियर राशिद ने हरा दिया था। ये एक निर्दलीय सीट, जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी के पास में हैं और 2 पीडीपी के पास में हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक जो पार्टी है मुफ्ती
महमूद सईद की और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती की। पीडीपी के 2 सीटें हैं और 2 सीटें भाजपा को हैं और एक इंजीनियर राशिद को हैं, जो कि वहाँ आप इस नेता को किस तरह का मानेंगे, सेकुलर बनता है लेकिन सेपरेटिस्ट तो है। तो ये स्थिति है। और उमर अब्दुल्ला की स्थिति दूसरी सीट पर भी वो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। ये सीट है बड़गांव। बड़गांव में स्थिति है शिया बहुल सीट है, बेसिकली सुन्नी और शिया। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं और वहाँ पर बड़गांव में शिया मुसलमानों की ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। तो ये इस तरह लगभग 40% शिया वोटर हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो पीडीपी ने उम्मीदवार उतारा है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, वो बड़ी चुनौती दे रहा है उमर अब्दुल्ला को। ये बड़ा मौलाना है शिया समुदाय का। जम्मू कश्मीर के 3 जो शिया जो मस्जिदें हैं उनके मौलाना हैं, उनमें एक ये है आगा सैयद मुंतजिर महदी। तो ये बड़ा नाम है और शिया वोटर्स में बड़ा इनका पेनिट्रेशन जिसको कहते हैं, और बड़ा एक पहचान बहुत ज़बरदस्त है। मौलवी हैं, क्लेरिक हैं इसलिए भी, और दूसरा शियाओं का और सुन्नियों का तो संघर्ष पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप हम सब जानते ही हैं। ये बात ज़रूर है कि बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन अब तक वहाँ शियाओं को आगे किया गया है, इसलिए वो परंपरागत सीट इनकी रही। लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला खुद भाग्य आजमा रहे हैं। उनको लगता था कि हमारी पार्टी की सीट है, लेकिन वहाँ से जो मैदान में पीडीपी ने उतारा है वो एक मौलाना को उतार दिया है जो कि शिया समुदाय से आते हैं, और शिया समुदाय में उनकी काफ़ी गहरी पैठ है। और बाहर से भी जो शिया समुदाय के जो प्रचारक हैं, जो मौलवी हैं, वो वहाँ उनके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। तो ये चुनौती बड़गांव में उमर अब्दुल्ला को देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम जो खास बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक जम्मू क्यों पहुंचे, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि कल वो जा चुके थे चुनाव प्रचार में, तो आज तो वहां वोटिंग थी। तो वोटिंग के दौरान जब वोट पड़ रहे हैं और आप वहां पहुंच रहे हो, अब लोग आपको सुनेंगे कि वोट डालने जाएंगे। तो जम्मू में आज उन्होंने एक रैली की। रैली में क्या कहा ये आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन क्यों गए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राहुल गांधी वैसे 4 सितंबर को, मतलब ये आज का दौरा तीसरा दौरा था जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें राहुल गांधी का, तो तीसरा दौरा था। 4 सितंबर को बनिहाल दुरू गए और 23 सितंबर यानी अभी हाल में जो यात्रा हुई उनकी परसों, वो सुरनकोट और बारामूला में, सेंट्रल शारटेंग में। तो ये जो इलाका है बेसिकली, ये इलाका है घाटी का इलाका, जो मतलब जिसको घाटी का तो कहना ठीक है, कश्मीर का इलाका, कश्मीर घाटी बोलते हैं एक्चुअली। 2 रीजन हैं जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू रीजन और एक जम्मू के अलावा कश्मीर रीजन। तो इनको मिलाकर जम्मू कश्मीर कहलाता है। तो रीजन वाइज लद्दाख अलग हो चुका है। तो लद्दाख की 4 विधानसभा सीटें थी। यदि हम इतिहास की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में टोटल 87 सीट थी, 87। इनमें से 4 लद्दाख की थी, तो टोटल बची 83। फिर परिसीमन हुआ, 370 हटी, और परिसीमन में 7 सीटें और जोड़ी गई। इनमें 6 जम्मू की हैं और 1 कश्मीर की है। तो इस तरह से इसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर 2 रीजन हैं। और 25 सीटें जो हैं वो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान की हैं। वहाँ चुनाव अभी हुआ नहीं है, वो केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक संकल्प है, हमारे भारत देश का एक संकल्प है, भारत के नागरिकों का एक संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान हमारा इलाका है, हम इसको लेकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो वहाँ की अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये 7 सीटें और जुड़कर 83 + 7 ये 90 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों के ऊपर मतदान हुआ, आज 26 सीटों के ऊपर हुआ और 40 सीटों के ऊपर 1 अक्टूबर को होगा। तो ये 90 सीटों का ब्रेकआउट है। और जहाँ तक बात राहुल गांधी की है, तो राहुल गांधी ने आज जो कहा वो तो खैर गंभीर बात है ही है। उन्होंने ऐसी बात छेड़ दी है जिससे कि अभी अलगाववादी ताकतों को एक और बहाना मिल जाएगा। पाकिस्तान को जिस तरह से
और ये जो सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट तो कहना गलत बात है, आतंकी जो हैं इनको 370 से बड़ा पेट में दर्द हुआ, और कांग्रेस वगैरह जो हैं या आज भी कहते हैं कि 370 मतलब स्केलेटन रह गया था, क्या उठाने की जरूरत थी। तो कई पार्टियां तो ऐसी भी हैं जो ये भी कहती फिरती हैं कि 370 को हम वापस लगा देंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो भी हम समझेंगे, लेकिन अचानक जम्मू क्यों जाना पड़ा, इसके बारे में कुछ खबरें हमारे पास आई हैं। कहा यह जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की जो एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसकी तरफ से यह आया कि राहुल गांधी ने गठबंधन में कोई चुनाव प्रचार हमारे लिए नहीं किया है। अब इसके पीछे क्या है बात, वो ये है कि ये जो सुरनकोट, बारामूला, बनिहाल, दुरू, सेंट्रल चार्टिंग, ये जो इलाके जहां राहुल गांधी पहले गए थे, ये इन इलाकों में कांग्रेस की पकड़ नहीं है, हिंदू वोटर यहां कम है। तो राहुल गांधी से उमर अब्दुल्ला की पार्टी ये विश्वास करती थी कि जहां पर हमारा होल्ड है वहां आपको आने की क्या जरूरत है, केवल ठंडी हवाएं खाने आ रहे हो। जम्मू इलाके में जहां कांग्रेस का वर्चस्व है, जहां हिंदू बीजेपी और कांग्रेस में बटा हुआ है, जम्मू इलाके की यह स्थिति है कि वहां कांग्रेस की तरफ से भी हिंदू चेहरे हैं और बीजेपी की तरफ से भी हिंदू चेहरे हैं, तो वोट दोनों में बटेंगे, और जो मुस्लिम वोट हैं वो पीडीपी को जाएगा। तो यहां उमर अब्दुल्ला एंड पार्टी का यह कहना था कि आप वहां जाओ जहां आपकी जरूरत है। तो नाराजगी चल रही थी बहुत भारी गठबंधन में, इसलिए आज सेकंड फेज की पोलिंग के दौरान राहुल गांधी जम्मू पहुंचे, और जम्मू में उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि हम जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को बहाल करने के लिए संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूटी बनाया गया हो। तो ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब क्या ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी कि ये स्टेटहुड वापस हो जाएगी? तो उनका कहना था कि हो जाएगी, हम लड़ेंगे, और विधानसभा चुनाव में जैसे ही हमारे गठबंधन की जीत होती है हम संसद को हिलाकर रख देंगे, सड़कों पर आएंगे, और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो हम वापस लागू कर देंगे। जबकि ये बात अलग है कि इसमें राज्य विधानसभा का कोई लेना देना नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से, राष्ट्रपति की मंजूरी से सब कुछ होता है। ये जो यूटी होता है ये बेसिकली राष्ट्रपति के अधीन होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी जो भी जितनी भी हैं हमारे यहाँ पर, उनमें सब में राष्ट्रपति का सीधा दखल रहता है। वहाँ संसद जो है वो कम इफेक्टिव है, राष्ट्रपति के जो नुमाइंदे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में देख सकते हैं आप, गोवा, जहाँ भी आप लक्षद्वीप वगैरह में जहाँ भी देखेंगे वहाँ राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनी होता है, नियुक्त होता है, वो कामकाज संभालता है। लेकिन राहुल गांधी अब वहाँ तेल छिड़क रहे हैं, और तेल छिड़क कर जो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, जो कश्मीर के अलगाववादी आतंकवादी हैं, उनको ये मौका ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी बहाने लड़ पड़ो, क्योंकि आतंकियों को लड़ने का कोई बहाना चाहिए। पहले 370 का बहाना था, आतंक फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो दबा दिया गया, और पाकिस्तान भी उसमें कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो विश्व ताकतें हैं वो चुप हैं, और ये भारत का इंटरनल मैटर है, इसलिए इसमें कोई बोल नहीं रहा है। और 370 उस तरह का कोई प्रोविजन नहीं जिसमें इंटरनेशनल कोई बाधा आती हो। ये तो कांग्रेस नीति सरकारों ने उस वक्त का किया हुआ एक वजीफा दिया हुआ था शेख अब्दुल्ला के कहने से। इसमें न तो यूएनआरडे आता है, ना किसी स्टेट के लोगों का 370 से कोई, 370 तो बेसिकली विशेषाधिकार था, तो विशेषाधिकार हटा तो पहली बार, अब आप देखिए, पहली बार वहां एसटी के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ है 9 सीटों के ऊपर। यह है जम्मू कश्मीर, बदला हुआ जम्मू कश्मीर। 9 सीटों के ऊपर एसटी के लिए आरक्षण यहां लागू हो गया है। 90 में से 43 जो सीटें हैं वो जम्मू संभाग की हैं। इसलिए राहुल गांधी को मजबूरन उमर अब्दुल्ला एंड कंपनी के कहने से जाना पड़ा। 43 सीटें जम्मू की हैं और 47 कश्मीर क्षेत्र की हैं। तो ये इसलिए हैं
बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि भाई आप जम्मू रीजन में जाइए, तो आज वो जम्मू पहुँचे और आज उन्होंने स्टेटहुड की जो बात कही है, इससे काफ़ी चिंताजनक बात मानी जा रही है। और हालांकि राहुल गांधी पहले से कह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जम्मू रीजन में ये कहा है। अब इसका असर कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज के ऊपर क्या आएगा, क्योंकि जम्मू रीजन जो है वो सेपरेटिस्ट का इलाका नहीं है, वहाँ हिंदू सोच ज़्यादा काम करती है, भारतीयता की सोच ज़्यादा है। तो ये चूँकि 2014 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी जम्मू रीजन से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। हालांकि पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती हैं उनको लगभग 35 सीट और 25 सीटों के आसपास बीजेपी को मिली थी और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 5 सीटों में 2 पीडीपी और 2 बीजेपी के पास हैं, 1 निर्दलीय के पास है। यदि इसी 2024 के ही वोटिंग टर्नआउट को देखें लोकसभा चुनाव वाले को, तो अब की बार फिर वही सीन बनता हुआ नजर आता है 2014 वाला। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर कि ये इस तरह का देश में पहली बार हुआ है। अब राहुल गांधी से कोई पूछे कि राहुल गांधी जी, जब भी देश में ज़रूरत पड़ी है, जब भी देश को इस तरह की कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई है, तो आपकी जो पार्टी है उसने राज्य विधानसभाओं को भंग करके, राज्यों की निर्वाचित सरकारों को भंग करके राज्यपाल शासन लगाने का, यानी कि एक तरह से राष्ट्रपति का नुमाइंदा लगाने का रिकॉर्ड हासिल है। ऐसा रिकॉर्ड विश्व के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है कि जहां निर्वाचित सरकारों को इस तरह से बेदखल करके और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो। तो यूटी बेसिकली उसी पैटर्न की बात है। यूनियन टेरिटरी राष्ट्रपति शासन की बात होती है एक तरह से, लेकिन चुनाव करवाए जा रहे हैं, निर्वाचन हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। आपने तो निर्वाचन हुए स्टेट जो थे, निर्वाचित जो सरकारें थी, उन्हीं को बेदखल कर दिया, टॉपल कर दिया और डायरेक्ट राष्ट्रपति के थ्रू अपने हाथ में ले लिया शासन व्यवस्था। पहला प्रयोग केरल से हुआ, नंबूद्रिपाद की सरकार को गिराया। वो कौन सा आपका अच्छी बात कही जाएगी, इमरजेंसी लगाएगी, सब कुछ कर दिया गया। अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढहाया गया और आपने सरकारें गिरा दी, निर्वाचित सरकारें आपकी विपक्षी पार्टियों। तो ये इतिहास तो आपका है, आप किस मुंह से ये बातें कह रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जब देश में इस तरह का माहौल हो और राहुल गांधी ये कहते हों कि देश में केरोसिन फैला हुआ है, तो राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो तो लगाएंगे दिया सलाई। अब ये बातें, इस तरह की बातें करना और ये बात करना कि जिसकी जितनी जाति होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ में जितनी संपत्ति है देश में उतनी संपत्ति आपकी होगी। मान लीजिए कि 40% कोई कम्युनिटी है और उसको आपने कह दिया कि 40% देश की संपत्ति आपकी है, तो आप तो सड़कों पे लूटमार करने के लिए उकसा रहे लोगों। लेकिन पता नहीं सरकारें भी क्या करती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है कि भाई आप सिविल वॉर छेड़ेंगे क्या देश में, आप ये जातिगत वैमनस्य पैदा करके और इस तरह का एक देश में गृहयुद्ध की स्थिति लाना चाहते हैं, लूटपाट की स्थिति लाना चाहते हैं। फिर तो खजाने लूटे जाएंगे, सड़क पर जाते हुए आदमियों को गाड़ियों से उतार लिया जाएगा कि भैया ये हमारी संपत्ति का ऐसा है, इसको छोड़ जाओ। तो ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है। ये स्टेटहुड का दर्जा आप दिला देंगे तो आप संसद में विरोध करते, तब तो बात समझ में आती कि भाई संसद तक लड़ाई चल रही है। वहां जाकर आप ये बात कह रहे हैं और स्टेटहुड देकर आपने क्या कर लिया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमारे हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, कश्मीरी हिंदू पलायन को मजबूर, आज उनके पास झुग्गी झोंपड़ी तक नहीं है, वो जा नहीं सकते वापस। आपने क्या किया था तब आपने क्या किया था जब गिलगित बाल्टिस्तान भारत के मुकुट से, मोर मुकुट से छीन लिया गया, मोर मुकुट से जम्मू कश्मीर का हिस्सा छीन लिया गया आपकी पार्टी के राज में, तब आप कहाँ गए थे। लद्दाख का वो इलाका जो जम्मू कश्मीर का इलाका था वो आज चाइना के कब्जे में है, तब आप कहाँ गए थे। अब आप कह रहे हैं कि जो बचा हुआ कश्मीर जैसे तैसे हमारे पास बचा हुआ है, इसको भी तोड़ फोड़ दें, किसी तरह से कंट्रोल करना है देश की इन स्थितियों के ऊपर। फिर आपने सिखों के ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों करवाया था, आप इस तरह के काम क्यों करते हैं। देश में जब भी कानून व्यवस्था की स्थिति होती है सरकारों को करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की स्थिति आपने जिस तरह की कर रखी थी 1947 अक्टूबर से, वो स्थिति देश के सामने है। ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पास में है,
ज़्यादातर हिस्सा चाइना के पास में है। हमारे पास तो ले देकर छोटा सा बचा हुआ है। कहने को हम कहते रहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, लेकिन उसका कितना बड़ा हिस्सा आज हमारे पास नहीं है। तब आप नहीं बोले, तब आपका बिलबिलाहट कम नहीं हुई, तब आपकी पार्टी ने ये नहीं कहा क्या कि इतना बड़ा हिस्सा है, इसको और यूनाइट करके एक राज्य बनाओ। तब तो बात समझ में आती। राहुल गांधी आज जम्मू से ये बोलते कि हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और चाइना के ऑक्यूपेशन में गया हुआ हमारा लद्दाख का हिस्सा पूरा लेकर एक कंप्लीट राज्य बनाएंगे, तब तो देश के हित में बात होती। आज वहां सेपरेटिस्ट आतंकवादी छुपे बैठे हैं, रोजाना एनकाउंटर होते हैं, रोजाना हमारे सेना के जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन आप पर असर नहीं। आपको उसी सेपरेटिज्म में भलाई मिलती है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा होता है और आपकी सरकारें होती हैं तो पैसा जाता है वहां, अनऑडिटेड फंड्स जाते हैं। वो सारा माल मलाई खा रहे थे आप। यही माल मलाई खाने वाले आपके अलायंस में आए हैं, एनसी वाले। तो ये सारा का सारा जो खेला है, ये समझने जैसी जरूरत है। जितना भी रुपए का खेल है, संपत्तियों के ऊपर कब्जे का खेल है, ये जो गुपकार गैंग है, गुपकार गैंग का काम क्या है? यही काम। तो राहुल गांधी चूंकि सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस जैसी जिम्मेदार पार्टी रही है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस चूकी है। अब तो आप कम से कम उन चूकों के ऊपर काम करना शुरू करें और कांग्रेस पार्टी को इस तरह से जो बयानबाजी आप दे रहे हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह से शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ाना है और जम्मू कश्मीर में आज जो पोलिंग हो सकी है वो भी एक बड़ी बात है। आपने पोलिंग में जिस तरह की रिगिंग आपकी और एनसी की जो लीडरशिप है इन्होंने कराई, रिगिंग की वजह से कई उग्रवादी बने, आतंकवादी बने, उसके ऊपर आपका कोई वक्तव्य नहीं आता। सलाउद्दीन जैसे जो आतंकी हैं वो तो इसी वजह से बने थे, क्योंकि वो चुनाव में रिगिंग हुई, वो हार गया, हारने के बाद उसने बंदूक उठा ली। अभी भी ये जो हुर्रियत के नेता चुनाव मैदान में हैं उनके ऊपर आपका कोई वक्तव्य नहीं, क्योंकि हुर्रियत वाले तो नेता आपके दोस्त हैं। तो बहरहाल ये जो बयान है, इस तरह के बयानों से जम्मू कश्मीर के चुनाव में क्या इफेक्ट आएगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सेपरेटिस्ट जो हैं, जो आतंकी हैं, वो वोटिंग में हिस्सा कम ले रहे हैं। अब ये श्रीनगर की स्थिति तो यही है, 27% की पोलिंग हुई है। अब ये जो बात है कि स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, इसमें हो सकता है कि अगले चरण में कुछ असर दिखाई दे, देखने वाली बात रहेगी। 1 अक्टूबर को लास्ट फेज में चुनाव है और उस मतदान है। इसके बाद 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये पता लग जाएगा। और जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, वो 46 है, 46। ये स्थिति देखने वाली रहेगी, रोचक रहेगी। तो ये था आज का हमारा संक्षिप्त कार्यक्रम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।